Course number 2. अटैक के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन अटैक होता क्या है? जब कोई आपके सिस्टम के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है या आपका नेटवर्क भी हो सकता है, इसे अटैक बोलते हैं। लेकिन एक बात आपने यहाँ पर देखनी है, विदाउट योर परमिशन, आपकी परमिशन के बगैर अगर कोई आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर आपके नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश करता है तो उसे अटैक बोला जाता है। अभी ये है आपका सिस्टम, ये होगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मतलब कि आपके राउटर के साथ जितने भी सिस्टम्स वगैरह कनेक्टेड हैं, अगर अटैक नेटवर्क पे हुआ है तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, वो हैक हो सकते हैं। तो नेटवर्क पर भी और एक सिंगल सिस्टम पर भी जो होता है वो दोनों अटैक कहलाते हैं। अटैक करने का मकसद हैकर का ज्यादातर यही होता है कि उसको इंफॉर्मेशन स्टील करनी होती है, ठीक है। उसको आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करनी होती है या फिर आपकी सर्विसेज को डिसरप्ट करना होता है, खलल डालना होता है आपके काम में, या फिर आपके सिस्टम का टोटल कंट्रोल लेना उसका मकसद होता है अटैकर का, हैकर का। लेकिन अटैक की भी एक किस्म नहीं होती, अटैक की मल्टीपल इकसाम होती हैं। एक होता है पैसिव अटैक और एक होता है एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक जो होता है वो ईव्सड्रॉपिंग की तरह होता है। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कोई कॉन्वर्सेशन सुन रहा है आपको पता लगे बगैर। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं यहाँ पे और आपका कोई फ्रेंड है या कॉलीग है, कोई भी है, ठीक है। आप आपस में जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हो, कोई तीसरा बंदा अगर छुप के सुन रहा है तो उसे ईव्सड्रॉपिंग बोला जाता है। और पैसिव अटैक में ऐसे ही होता है। पैसिव अटैक में जो अटैकर होता है वो सीक्रेटली लिसन करता है आपकी कॉन्वर्सेशन को या मॉनिटर करता है आपके डाटा को, लेकिन वो डाटा को चेंज कुछ भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये जो बंदा यहाँ पर सुन रहा है इन बातों को, ये कुछ भी इसमें ऐड नहीं करता, ना कुछ चेंज करता है, ये सिर्फ सुन रहा होता है। लेकिन अगर हम एक्टिव अटैक की बात करें तो यहाँ पर ये डायरेक्ट असल्ट की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप पे डायरेक्टली जो है वो किसी चीज से अटैक करता है तो उसे डायरेक्ट असल्ट बोला जाता है फिजिकल वे में, ठीक है। तो ये जो एक्टिव अटैक होता है साइबर वर्ल्ड में, इसे डायरेक्ट असल्ट बोला जाता है। मतलब कि ये इस अटैक में आपका डाटा जो है वो चेंज हो रहा होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टील हो रही होती है, या फिर आपके जो सिस्टम होता है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश की जाती है। ये ऐसा ही होता है कि एक चोर जो है वो ब्रेक कर रहा है किसी घर में, ठीक है, किसी घर में चोरी करने के लिए जा रहा है और चीजें वहां पर चुरा रहा है या डैमेज कोई कॉज कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिव अटैक में डाटा भी चेंज होता है, इंफॉर्मेशन भी स्टील करता है हैकर, और सिस्टम को डिसरप्ट भी करता है, उसमें खलल भी डालता है। अभी एक मेन चीज आपने देखनी है, अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर क्या होता है? अटैक वेक्टर होता है कि हैकर जो पाथ ले रहा है अटैक करने के लिए वो कौन सा है, उसे अटैक वेक्टर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर घर है, जैसे कि आपका यहाँ पर एक घर है, उसमें मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। ये आपकी खिड़कियां हैं, ये आपका दरवाजा है, ये छत पे भी एक दरवाजा है, ठीक है। ये अटैक वेक्टर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट वेक्टर्स हैं इस घर में एंटर होने के लिए। जो चोर है वो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से आएगा तो उसका अटैक वेक्टर जो होगा उसका वेक्टर ये होगा। अगर वो खिड़की से आएगा तो उसका वेक्टर जो होगा वो खिड़की होगी, और दरवाजे से आएगा तो उसका वेक्टर जो होगा वो दरवाजा होगा। तो अटैक वेक्टर में ये होता है कि जो भी पाथ लेता है अटैकर, उसे अटैक वेक्टर बोला जाता है। ये मेथड होता है जो हैकर यूज करता है सिस्टम के अंदर ब्रेक करने के लिए या नेटवर्क के अंदर ब्रेक करने के लिए सिंपली। अभी डिफरेंट अटैक वेक्टर्स को देखते हैं कि डिफरेंट अटैक वेक्टर्स क्या है साइबर वर्ल्ड में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो मेथड्स हैं, अटैक वेक्टर्स हैं, वो है ईमेल फिशिंग। ये डिसेप्टिव ईमेल्स हैकर जो है वो भेजता है, जो कि आपको ट्रिक करते हैं जो अटैचमेंट्स इसके साथ होती हैं उन्हें ओपन करने में, जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो लीक हो जाती है, वो हैकर के पास चली जाती है। आप ये ना सोचिएगा कि हैकर जो होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, वो इस तरह की ईमेल भेजते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता। मे भी उसने कोई ईमेल भेजा है इसमें उसने बताया है कि भाई आपने कोई चीज ऑर्डर की थी, ठीक है, और आपकी जो आईडी है ये है,
ठीक है, आपने यहाँ पर पेमेंट की हुई है, आप देख लें आपके पैसे जो है वो कटने जा रहे हैं। ये एक फाइल है पीडीएफ की, ठीक है, इसे ओपन करें, इसमें सारी डिटेल है जो भी आपने चीज जो है वो बाय की है। लेकिन आपने तो कोई चीज बाय नहीं की होती, उस वक्त आपको कुछ भी नहीं पता होता। आप वो जो चीज है, वो जो पीडीएफ है, फाइल है, ओपन करके देखते हो भाई मैंने कौन सी चीज ली है, लेकिन उसमें कोई मालवेयर वगैरह होता है और आपका सिस्टम जो होता है हैक हो जाता है। या फिर वो आपको सिंपली कोई मलिशियस लिंक भी भेज सकता है जिसपे वो कहता है कि इस पे क्लिक करें और देखें कौन सी चीज आपने ली है। आप उस पे क्लिक करते हो और आपका सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसके बाद आता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, ठीक है, उसमें जो है वो कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं। एक हैकर जो है उसका टारगेट है उसके बैंक के सिस्टम के अंदर जो है वो दाखिल होना। ये हसन है, ठीक है, हसन के पास कंट्रोल है। स्पीयर फिशिंग में ये होता है कि जो हैकर होता है वो फिशिंग अटैक करता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पे। इसमें जैसे ये हसन पे अटैक करेगा, ये देखेगा हसन का नाम क्या है, हसन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, हसन कहाँ कहाँ जाता है, हसन के सोशल प्रोफाइल जो है उस पे कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है, हसन के मोबाइल डिवाइस को कैसे वो हैक करे, ठीक है। मतलब कि टारगेट इसका स्पीयर फिशिंग में ये होगा हसन, ठीक है, हसन की मदद से आगे ये इस बैंक में एंटर होगा। तो स्पीयर फिशिंग में हैकर का जो टारगेट होगा वो एक स्पेसिफिक टारगेट होगा, कोई भी इंडिविजुअल, और उससे ये ट्रिक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है डॉस। डॉस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, डॉस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें यह होता है कि सिस्टम को जो हैकर होता है, अटैकर होता है, वो ओवरलोड बर्थ क्या है, ठीक है, हसन कहाँ कहाँ जाता है, हसन के सोशल प्रोफाइल जो है उस पे कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है, हसन के मोबाइल डिवाइस को कैसे वो हैक करे, ठीक है। मतलब कि टारगेट इसका स्पीयर फिशिंग में ये होगा हसन, ठीक है, हसन की मदद से आगे ये इस बैंक में एंटर होगा। तो स्पीयर फिशिंग में हैकर का जो टारगेट होगा वो एक स्पेसिफिक टारगेट होगा, कोई भी इंडिविजुअल, और उससे ये ट्रिक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है डॉस। डॉस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, डॉस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें यह होता है कि सिस्टम को जो हैकर होता है, अटैकर होता है, वो ओवरलोड कर देता है, या फिर नेटवर्क को ओवरलोड कर देता है, उस पे वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेज देता है कि वो यूजेबल नहीं रहता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट है, उस पे अगर कोई बंदा विजिट करता है तो हमें पता लगेगा, ठीक है, वो ट्रैफिक होगी, 2 बंदे विजिट करते हैं, ठीक है, वो ट्रैफिक होगी। लेकिन वेबसाइट के पीछे होस्टिंग होती है जो प्रोवाइड कर रही होती है सर्विसेज, ठीक है, जिसके सर्वर रन हो रहे होते हैं, उसने जो है वो आपको सर्वर दिए होते हैं जिसपे आपका डाटा वगैरह होता है। उसकी लिमिट होती है कि आपकी वेबसाइट पे भाई 10,000 बंदे जो है वो विजिट कर सकते हैं, या 20,000, या फिर लाख, 2 लाख, 1 करोड़, ठीक है, वो हर एक होस्टिंग का अलग अलग हिसाब होता है। इसमें हैकर जो होता है डॉस में, डिनाइल ऑफ सर्विस में, इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेज देता है कि वो उसकी लिमिट पूरी हो जाती है और उस पर कोई भी उसके बाद विजिट नहीं कर सकता एक टेम्परेरी टाइम तक। मतलब कि सर्वर जो होते हैं उसके डाउन हो जाते हैं। उसके बाद आता है डीडॉस, ठीक है, डीडॉस का क्या मतलब है? डीडॉस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें यह होता है कि जैसे कि आपको डिनाइल ऑफ सर्विस का मैंने पहले बताया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में यह होता है कि मल्टीपल सिस्टम्स हैकर यूज करता है, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम या मल्टीपल डिवाइसेस हैकर यूज करता है अटैक को लॉन्च करने के लिए एक सिंगल टारगेट पे, ठीक है। अगर वो एक ही सिस्टम को यूज करके वो जो अटैक करता है वो इतना मुफीद नहीं होगा जितना मुफीद ये वाला डॉस वाला अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस।
ज्यादातर इसमें ये होता है कि सिस्टम जो होते हैं, हैकर ने पहले ही कुछ हैक कर लिए होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं ये हैक्ड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये हैक्ड सिस्टम होते हैं और वो इन सिस्टम को यूज करके एक सिंगल वेबसाइट पे जो उसका टारगेट होता है उस पर ट्रैफिक भेजता है और जो वेबसाइट होती है वो डाउन हो जाती है, वो वर्क नहीं करती। उसके बाद आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल जो होता है वो एक लैंग्वेज है जो कि ज्यादातर वेबसाइट्स में यूज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हैकर जो है वो डाटाबेस को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ये जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका कोई ना कोई कोड होता है, ठीक है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन में मलिशियस कोड जो होता है वो इंजेक्ट करता है वेबसाइट में, जिसकी मदद से उसके डेटाबेस को मैनिपुलेट वो कर सकता है और वेबसाइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसके बाद आता है पैकेट स्निफिंग। पैकेट देखें, ये जो ट्रैफिक है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका सिस्टम है, ये आपका राउटर है, ठीक है, और ये वेबसाइट है जिस पे आपने विजिट करना है। ये छोटे छोटे पैकेट्स जाते हैं यहाँ से, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर है उससे पैकेट जाते हैं राउटर पे, आगे फिर जाके वो वेबसाइट पे, ठीक है, आपके आईएसपी पे, और आगे जाके वो वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाती है इंटरनेट पे। तो इसमें ये होता है कि हैकर जो होता है वो मॉनिटर करता है आपके पैकेट्स को और कैप्चर करता है उन्हें, ठीक है, डाटा पैकेट्स को, जो कि दो पार्टीज के अंदर जो हो रहे, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक पार्टी है, ये वेबसाइट है, ये आपका जो सिस्टम है, और आप एक पार्टी है, ठीक है। ये दो पार्टीज हैं और पैकेट स्निफ करके वो दरमियान से इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है और यूज कर लेता है। उसके बाद आता है सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग में एक ऑन गोइंग सेशन को हैकर जो होता है वो टेक ओवर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम में YouTube का अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपका जो सिस्टम है उसमें YouTube का अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है। आप कल आते हो, दोबारा YouTube ओपन करते हो, आपका सिस्टम जो होता है, आपका जो ब्राउजर होता है वो लॉग इन ही रहता है, ठीक है, आपका अकाउंट लॉग इन रहता है। महीनों सालों जो होता है ये YouTube का अकाउंट्स वगैरह लॉग इन रहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो हैकर होता है वो पूरे का पूरा सेशन हाईजैक कर लेता है। जब वो सेशन हाईजैक करता है तो अपने सिस्टम पे जब वो फिर ओपन करता है YouTube को तो आपका अकाउंट लॉगिन होता है, क्योंकि जब आप YouTube को विजिट कर रहे होते हो लॉग्ड इन रह के तो आपका एक सेशन क्रिएट होता है वहां पे, ठीक है। आप उस सेशन की मदद से YouTube को यूज कर रहे होते हो। तो हैकर जो होता है वो पूरे का पूरा आपका सेशन जो है वो हाईजैक कर लेता है और जब वो अपने सिस्टम पे चलाता है तो वो लॉग्ड इन वहां पे उसे शो होता है। इसमें उसे पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि YouTube पे लॉगिन करने के लिए जीमेल का आपको ईमेल चाहिए होता है और आपको पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें पूरे का पूरा सेशन वो लॉगिन कर लेता है, ठीक है, हाईजैक कर लेता है, सॉरी, और उसके सिस्टम में फिर वो YouTube लॉगिन शो होती है। उसके बाद आता है जीरो डे वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज की मशीन है, ठीक है, इसमें जो है वो विंडो 11 हुई है आपके पास, ठीक है। इसमें अभी एक न्यू अपडेट आई है कोई, ठीक है, यहाँ पर एक नई कोई एक्सप्लॉइट आई है जिसकी मदद से विंडो 11 में जाया जा सकता है। उसका अभी पहला दिन है, ठीक है, वो अभी आज ही आई है एक्सप्लॉइट, ठीक है, एक रास्ता बन गया है इसके अंदर एंटर होने का। हैकर जो है उस रास्ते को यूज करके आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट को पता लगेगा, जब माइक्रोसॉफ्ट को इसके बारे में पता लगेगा कि यहाँ पर एक कमजोरी है, वो इसे हल कर देंगे, वो दूसरे दिन इसे हल कर देंगे। लेकिन जीरो डे वल्नरेबिलिटी में ये होता है कि अभी बिल्कुल नई वल्नरेबिलिटी आई है, अभी बिल्कुल नई वीकनेस आई है जिसकी मदद से सिस्टम के अंदर एंटर हुआ जा सकता है और ये वल्नरेबिलिटी जो वीकनेस है वो बिल्कुल न्यू है। और अभी इसका कोई पैच नहीं आया, अभी इसकी कोई फिक्स नहीं आई, तो इसकी मदद से हैकर जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है। उसके बाद आता है प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग में ये होता है कि हैकर जो होता है फैब्रिकेटेड मतलब जो अपने आप से उसने बनाई हो, ठीक है, स्टोरी आपको बताता है, यहाँ कोई सिनेरियो बताता है और आपको ट्रिक करता है कि आप उसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे दो। वो ये भी कह सकता है कि भाई मैं आपका जो है ना, आपका एक अकाउंट है यूबीएल में, ठीक है, आपका एक अकाउंट है यूबीएल में और मैं यूबीएल की तरफ से बात कर रहा हूँ। इजी पैसा की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट इजी पैसा में है, ठीक है, हम इजी पैसा से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपका अकाउंट जो है वो किसी मसले में है, यहाँ आप जो है मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, अपना नेम बताएं, अपना जो है वो नंबर बताएं, ठीक है, फलाना ढिमकाना जो भी ब्ला ब्ला, ठीक है, ब्ला
ब्ला, ठीक है, जो भी ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है आपसे, ठीक है, वो आपको ट्रिक करता है, आपको कोई कहानी बताता है कि आपका अकाउंट जो है वो खतरे में है या फिर जो भी, ठीक है, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें। अगर फॉर एग्जांपल बैंक में जो डेबिट कार्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर नंबर मांगे जाते हैं, ठीक है, आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर दें, हमें अपने डेबिट कार्ड की पिन वगैरह दें, ठीक है, वो एक स्टोरी सी बना के आपको बताता है और आपको उस वक्त पता नहीं लगता और आप उसे इन्फॉर्मेशन अपनी जो सेंसिटिव है वो दे देते हो। उसके बाद आता है बेटिंग। बेटिंग में ये होता है कि हैकर जो होता है वो इंडिविजुअल्स को कुछ डिजायरेबल चीज की मदद से जो है वो लोअर करता है, ठीक है, लेकिन ये होता ट्रैप है। वो आपको ये भी कह सकता है कि भाई ये एक यूएसबी है, इसमें जो है ना वो काफी जरूरी डाटा है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर की भी कह सकता है कि अच्छा ये फ्री सॉफ्टवेयर है इस यूएसबी में, या फिर ये लिंक है इसे डाउनलोड कर लें, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड करते हो तो वो होता जो है वो एक अटैक वेक्टर होता है और आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो उसके पास चले जाते हैं। मतलब कि ये एक डिजायरेबल आपको चीज देता है जो आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, लेकिन वो उसमें चीज वो होती नहीं है, वो आपको बेट कर रहा होता है, इसलिए इसे बेटिंग कहते हैं। बेटिंग मतलब चारा डाल रहा होता है। उसके बाद आता है डिक्शनरी अटैक, ठीक है, डिक्शनरी अटैक में नंबरस पासवर्ड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैकर जो होता है वो एक लिस्ट बनाता है, ठीक है, अगर बंदे का नाम है हसन, वो है पाकिस्तान से, उसकी डेट ऑफ बर्थ है अराउंड अबाउट 1995 या कोई स्पेसिफिक वो डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकता है अगस्त के महीने में, ठीक है, ये सारी वो डिटेल डालेगा एक टूल के अंदर। वो टूल सारे के सारे जो है ना एक पासवर्ड्स वगैरह क्रिएट कर देगी, ठीक है, वो सारे के सारे पासवर्ड्स क्रिएट कर देगी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो इसने उसे दी है। फिर हैकर जो है वो इस इंफॉर्मेशन को, इन पासवर्ड्स की जो लिस्ट हैं इन्हें यूज करके अटैक करेगा जो भी उसे चाहिए होगा। उसमें वो देखेगा कि इसमें जो पासवर्ड क्रिएट हुए हैं ये लग रहे हैं या नहीं, जो भी पासवर्ड करेक्ट होगा वो लग जाएगा, उसे लॉगिन जो है वो डिटेल मिल जाएगी और वो लॉगिन कर सकेगा। जरूरी नहीं वो खुद ही पासवर्ड लिस्ट वगैरह क्रिएट करे, ये प्री डिफाइंड जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर एडोब की कंपनी है, एडोब की कंपनी है और उसकी डाटा ब्रीच हुई थी फ्यू इयर्स बैक, ठीक है, कुछ साल पहले एडोब की डाटा ब्रीच हुई थी और उसमें सारे यूजर नेम, ईमेल्स और पासवर्ड्स वगैरह जो है वो उसके पास चले गए थे। हैकर्स करते क्या है, ब्रीचेस से जो पासवर्ड मिले होते हैं उन्हें उनकी फाइल को यूज करते हैं और पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे पासवर्ड करेक्ट थे। और डिक्शनरी अटैक में वो सारे के सारे पासवर्ड जो होते हैं वो ट्राई करते हैं हैकर्स लॉग इन करने के लिए सोशल मीडिया में या किसी सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। क्रेडेंशियल स्टफिंग यही है जो मैंने एडोब की आपको एग्जांपल दी है कि स्टोलन यूजर नेम्स और पासवर्ड्स को यूज करके अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो हैकर्स लेते हैं। जैसे कि एडोब की डाटा ब्रीच और भी बहुत सारी ब्रीचेस थी, ठीक है, हैकर्स करते ये है कि जो स्टोलन यूजर नेम और पासवर्ड्स होते हैं उन्हें ले लेते हैं और फिर उन्हें ट्राई करते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में। एंड इसमें यह भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने एडोब पे अकाउंट बनाया है, वो एक और बंदा है, मतलब वही बंदा है, सॉरी, उसने याहू पे अकाउंट बनाया है और वही बंदे ने जीमेल पे भी अकाउंट बनाया है। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि अगर हैकर के पास उस बंदे का एडोब का पासवर्ड और यूजर नेम ईमेल आ गया है तो वो यहाँ पर भी ट्राई करेगा और अगेन वो यहाँ पर भी ट्राई करेगा। ज्यादा लोग यही करते हैं कि वो एक ही पासवर्ड ईमेल यूज करते हैं हर जगह पे। तो क्रेडेंशियल स्टफिंग में ये होता है कि वो यूजर नेम और पासवर्ड एक प्लेटफॉर्म पे जो उसने लगाया है वो यूज करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म से। उसके बाद आता है हार्डवेयर मैनिपुलेशन। हार्डवेयर मैनिपुलेशन में हैकर जो होता है वो यूएसबी या फिर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट यूज करता है, इंसर्ट करता है सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल एक हैकर है, वो किसी बैंक में जाता है, अगर वो अपनी यूएसबी जो है उस बैंक के किसी सिस्टम में लगाता है तो वो बैंक जो होगा, उसके सिस्टम जो होंगे वो डिवाइसेस और सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक है, वो हैक हो जाएंगे। तो हार्डवेयर मैनिपुलेशन में हैकर जो होता है वो फिजिकल चीजें यूज करता है। उसके बाद आता है डीएनएस स्पूफिंग। डीएनएस स्पूफिंग में ये होता है, फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आपने एक वेबसाइट विजिट करनी है yahoo.com, ठीक है, yahoo.com। yahoo.com जो है वो आप जब आप ब्राउजर में एंटर करते हो वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता है जो कि yahoo.com ही होती है।
डीएनएस स्पूफिंग में ये होता है कि आप yahoo.com लिखते हो, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट आप कहीं और हो रहे होते हो, ठीक है, वो आप कहीं और पे जा रहे होते हो, आपको लगता है वो yahoo.com ही है, आप वहां पे अपना यूजर नेम ईमेल लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, लेकिन वो हैकर ने पेज क्रिएट किया होता है और वो इंफॉर्मेशन आपकी हैकर के पास चली जाती है। अभी सवाल ये आता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मल्टीपल आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें और यूनिक पासवर्ड्स यूज करें। मतलब मेरा ये है कि जैसे ये हैं हमारे एज यूजुअल हसन भाई। हसन भाई जो है तो वो पासवर्ड क्या लगाएंगे, ठीक है, ज्यादातर जो लोग इसी तरह करते हैं कि भाई पाकिस्तान से हैं, वो पासवर्ड उनका होता है पाकिस्तान 1 2 3 या फिर पाकिस्तान 786, ठीक है, या फिर हसन 302, ठीक है। इस तरह के पासवर्ड्स होते हैं ज्यादातर लोगों के, ठीक है। मेरी जो वेबसाइट है जिसमें मैं टीचिंग करता हूँ साइबर सिक्योरिटी, उस पे भी ज्यादातर लोगों ने इसी तरह ही पासवर्ड लगाए होते हैं, ठीक है, अपना नाम या फिर पाकिस्तान 1 2 3 या फिर सिर्फ नंबर्स या फिर अपना नंबर ही, ठीक है। तो पासवर्ड जो भी यूज करें वो स्ट्रॉन्ग रखें और यूनिक रखें। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है, एक स्मॉल लेटर भी मौजूद हो और उसके साथ एक नंबर भी मौजूद हो और उसके साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज करें, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन इस तरह का हो कि जो प्रिडिक्ट ना किया जा सके। और कैरेक्टर्स जो है वो मिनिमम जो है वो 10 to 12 रखें। वैसे मिनिमम जो कैरेक्टर की लिमिट होती है वो 8 होती है ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन आप मिनिमम जो है वो 12 कैरेक्टर्स रखें एक पासवर्ड के, जिसमें एक कैपिटल लेटर भी हो, एक स्मॉल लेटर भी हो, एक नंबर भी हो कोई भी, ठीक है, और उसके साथ कोई सिंबल हो, स्पेशल कैरेक्टर हो। तो पासवर्ड आप इस तरह का रखें। उसके बाद बात आती है कि एनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल आप जो है वो करके रखें। इसका मतलब क्या है, अभी फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो फेसबुक पे अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक पे आपका अकाउंट है, आपने करना है लॉगिन। आप करते क्या हो, आप डायरेक्टली जाते हो ब्राउजर पे, वहां पर अपना यूजर नेम लिखते हो, वहां पर अपना पासवर्ड लिखते हो और लॉगिन कर देते हो और आपका लॉगिन हो भी जाता है। अगर आप फेसबुक की प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग्स में, मैंने फेसबुक ज्यादा यूज नहीं की, मुझे नहीं पता कि प्राइवेसी में है या सिक्योरिटी में है, लेकिन इनमें से दो में से कहीं पर भी होगा, ठीक है, वहां पर जाके इन दोनों ऑप्शन में देखें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, उसमें ऑप्शन होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसमें ये होगा कि आपका जो नंबर होगा जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे वो डायरेक्टली आपका नहीं होगा। पहले आप लॉगिन की कोशिश करेंगे, वो आपको बोलेगा कि आपके नंबर पे एक एसएमएस आया है जिसके अंदर एक पिन है, एक कोड है, वो हमारे पेज पे यहाँ पर लगाएं, फिर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। जितनी भी लॉगिन वाली वेबसाइट्स होती हैं ज्यादातर पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। फेसबुक पे ये पिन वाला मेथड अवेलेबल है। जैसे एक और है बाइनेंस, ठीक है, बाइनेंस पे ये है कि बाइनेंस जो है एक एप्लीकेशन यूज करता है गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से, गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से वो यूज करता है। उसमें ये होता है कि जो बंदा होता है वो डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकता बाइनेंस पे। वो जब भी बाइनेंस पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, वो गूगल का जो ऑथेंटिकेटर है, एप्लीकेशन है जिसके साथ आपने बाइनेंस को कनेक्ट किया होगा, उस पे एक कोड आएगा आपको, ठीक है, उस पे कोड आएगा, फिर जाके आप बाइनेंस पे लगाएंगे और आपका फिर जाके लॉगिन होगा। इससे बहुत ज्यादा जो है आपके अकाउंट सिक्योर हो जाते हैं। तो हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करें, 2FA को यूज करें। उसके बाद आता है अपने सॉफ्टवेयर और एप्स को अपडेटेड रखें। अभी जैसे कि ये मेरे पास विंडोज मौजूद है, इसकी अपडेट्स आप हमेशा चेक करके रखें। अगर यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे, विंडोज अपडेट में जाएंगे, तो ये आपको बता देगा कि कितनी अपडेट्स मेरे पास अवेलेबल है, कौन कौन सी अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है।
मैं अभी इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसी तरह जो आपकी जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, अगर आप उसकी ऑप्शन में जाएं, ऊपर फाइल मेन्यू में जाएं, तो वहां पर अबाउट वाले या हेल्प वाले सेक्शन में अपडेट का सेक्शन होगा जिसकी मदद से आप इन्हें अपडेट कर सकते हो। तो एप्लीकेशंस को भी अपडेट रखें और अपनी विंडोज को भी अपडेट रखें, और यहाँ से आप अपडेट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कौन कौन सी अपडेट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। ऐसे ही मोबाइल में भी अपडेट्स को चेक करते रहा करें कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो आपकी आउटडेटेड है। अपनी एप्लीकेशंस को ऑटो अपडेट पे लगा कर रखा करें। उसके बाद ईमेल अटैचमेंट्स को हमेशा ध्यान से चेक करें। जैसे अभी मुझे ये टीम व्यूअर की तरफ से एक ईमेल आया है कि आपको पासवर्ड जो रीसेट आपने रिक्वेस्ट किया है वो यहाँ पर आप जाके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर जब आप ईमेल देख रहे होते हो तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये होगा फ्रॉम, के कहाँ से ये आया है। मेक श्योर कि आप ये चीज चेक किया करें, ठीक है। teamviewer.com की तरफ से आया है @teamviewer, क्योंकि यहाँ पर जो टीम व्यूअर पासवर्ड रीसेट वाला आ रहा है ये कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी इस नाम को यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये आया कहाँ से है, teamviewer.com से। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इस पे go to teamviewer.com पे, तो मुझे पता होगा कि भाई ये टीम व्यूअर की ही वेबसाइट है, इन्हीं की तरफ से जो है वो हमें ईमेल आ रहा है, और ये जो पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट हमने की थी ये करेक्ट लिंक है, ठीक है। इसमें मैं क्लिक कर सकता हूं विदाउट एनी हेसिटेशन। तो जो भी आपको ईमेल वगैरह आए उसे लाजमी चेक किया करें। और ईमेल को चेक करने के और भी बहुत सारे मतलब एडवांस तरीके भी होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग्स में। लेकिन अभी के लिए आपके नॉलेज के लिए इतना बहुत है कि आप लाजमी चेक करें कि कहां से आपको ईमेल आया है। उसके बाद बात आती है यूज सिक्योर वेबसाइट्स। इसको भी डिस्कस साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक लॉक का निशान है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर, कि आपका कनेक्शन जो है भाई सिक्योर है। अगर मैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाता हूं तो यहाँ पर भी ये देखें, ये सिक्योर का लॉक है हमारे पास, मतलब कि ये कनेक्शन सिक्योर है। जो भी इंफॉर्मेशन मेरी इस वेबसाइट पर जाएगी वो टोटली सिक्योर होगी। वो वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। ये जो सिक्योर वेबसाइट है वो HTTPS की वजह से है। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब एंड पे सिक्योर होता है। ये वेबसाइट पे जो लॉक का निशान शो हो रहा था वो इस वजह से शो हो रहा था कि ये HTTPS था। अगर वेबसाइट जो है वो सिंपल HTTP है, मतलब उसके साथ S नहीं लगा, वो सिक्योर नहीं है, तो आपका जो कनेक्शन होगा वो सिक्योर नहीं होगा, वो सिर्फ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। उसमें ये होगा कि अगर आप अपने सिस्टम से किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो दरमियान से कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, ठीक है। कोई हैकर जो है वो स्निफ करके आपकी डिटेल्स वगैरह दरमियान से वो ले सकता है जब आप fb.com फॉर एग्जांपल को विजिट कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन HTTPS में कनेक्शन सिक्योर होता है, कि दरमियान में जो भी डाटा ट्रेवल कर रहा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है और हैकर को नहीं पता होता कि वो डाटा क्या है। ये मैंने लॉक बनाने की कोशिश की है, मेरे लॉक ऐसे ही बनते हैं स्टोरीज के लिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं बीवेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स के बारे में आपको बताया है मैंने अटैक वेक्टर्स में। फिशिंग स्कैम से बच के रहा करें। अगर आपको किसी की कॉल आती है कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो चुकी है, या फिर आपका अकाउंट हैक हो चुका है, या फिर आपने कोई चीज ऑर्डर की थी, आपकी ये चीजें दरकार होंगी। ये भी हो सकता है वो बोले आपकी एक गाड़ी नाम में निकल आई है, वो बोले बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आपको जो है वो 70,000 जो है वो रिवॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अपनी ये इंफॉर्मेशन दें और अपना इनाम ले लें। इनाम लेते लेते जो बंदे होते हैं वो अपने पैसे जो उनके पास होते हैं वो भी गवा देते हैं। तो फिशिंग स्कैम से अवेयर रहे, ठीक है। चेक करते रहा करें नए नए कौन से फिशिंग स्कैम्स आ रहे हैं, जिसकी मदद से आपको पता लगे भाई कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आप खुद बैंक को कॉल करते हो, जो कि बैंक ने आपको नंबर दिया हुआ है, तभी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी आप जो है वो दें, ठीक है। और वैसे अगर बैंक भी कॉल करता है फिर भी कोई ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन आप अपनी मत दें, क्योंकि बैंक फॉर एग्जांपल अगर मैं UBL में कॉल करता हूं
तो वो मुझे, हालांकि मुझे इस बात का पता है, लेकिन ये बात उनकी अच्छी है कि वो मुझे बोलते हैं कि भाई अब कोई भी अगर आपको कॉल करता है, चाहे कोई नुमाइंदा भी आपको बैंक से कॉल करता है, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स किसी को भी मत दें, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको कॉल करता है, आपके आईडी कार्ड का नंबर वगैरह पूछता है, आपके बैंक की डिटेल्स पूछता है, तो किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, फिशिंग स्कैम्स से बचें। उसके बाद आता है इंस्टॉल एड ब्लॉकर्स एंड प्राइवेसी एक्सटेंशंस। ये फॉर एग्जांपल जो एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पे जो है कुछ एड्स होंगे, मुझे नहीं पता एड्स हैं या नहीं, लेकिन मुझे कोई भी एड इसमें नजर नहीं आ रहे। वो इस वजह से कि मैंने एड ब्लॉकर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एड ब्लॉक प्लस के नाम से। यहाँ पर आप गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हो एड ब्लॉकर प्लस, ये आपको फर्स्ट नजर आ जाएगा यहाँ पे, गेट एड ब्लॉक प्लस फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउजर है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये भी रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आपको ऐड का नजर आएगा क्योंकि मैंने पहले ही ऐड कर रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास रिमूव का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसे ऐड कर लें, आपको जो एड्स होंगे वो नजर आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। जो मैलिशियस एड्स होते हैं उनमें से आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। उसके साथ आप प्राइवेसी एक्सटेंशंस भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ट्रैकर्स होते हैं जो वेबसाइट्स यूज करती हैं, ट्रैकर्स की मदद से वो आपको ट्रैक कर सकती हैं, ठीक है। आप कहाँ से हो, आपने क्या विजिट किया है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। ये वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हो प्राइवेसी एक्सटेंशंस गूगल पे। ये क्लाउड वार्ड्स की वेबसाइट है, इसमें जो 10 प्राइवेसी एक्सटेंशंस हैं वो बताई गई हैं। इसमें से मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये है कि ये जो नो स्क्रिप्ट है ये एक अच्छी है, ठीक है। अनशॉर्टन लिंक है, ये भी अच्छा है। नो स्क्रिप्ट में ये होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट्स है ना वो मैलिशियस ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी वेबसाइट्स में भी प्रॉपरली वर्क ना करें, ठीक है। उर्दू कोर्सेज की जो वेबसाइट है जिसपे आपने लेक्चर्स वगैरह लेने होते हैं वो स्क्रिप्ट्स वगैरह ज्यादातर यूज करती हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि जो आपकी ट्रस्टेड वेबसाइट है उसको आप नो स्क्रिप्ट में जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हो कि इस वेबसाइट की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो चलने दें, ठीक है, क्योंकि वेब पेज के पीछे स्क्रिप्ट्स चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जो मैलिशियस स्क्रिप्ट्स होती हैं वो कभी कभी पेज को विजिट करते साल ही एनेबल हो जाती हैं और वो आपका सिस्टम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है। अनशॉर्टन लिंक में ये होता है कि आपको कभी शॉर्टन लिंक्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता होता कि आपको लिंक जा कहाँ रहा है। जैसे कि अगर अभी यहाँ पर ये हमारे पास लिंक है क्लाउड वार्ड्स का, इसमें ये है cloudwards.net बेस्ट प्राइवेसी एक्सटेंशंस फॉर क्रोम, ठीक है। ये पता लग रहा है क्या चीज है, लेकिन जो शॉर्टन लिंक्स होते हैं उसका हमें पता नहीं लगता, ठीक है, कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो अनशॉर्टन लिंक में ये होता है कि वो बता देता है कि ये लिंक एक्चुअली जा कहाँ रहा है, ठीक है। उसके बाद यू ब्लॉक ओरिजिन भी, ये भी एक जो है वो एड ब्लॉकर है, ठीक है, और जो है वो ट्रैकर ब्लॉकर है। उसमें ब्लर है इसके बाद, ठीक है, जो कि सिक्योर पासवर्ड जनरेटर है और मैनेजर है। मैं कोई भी पासवर्ड मैनेजर यूज नहीं करता क्योंकि ब्लर जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एक कंपनी है। अगर मैं इसके बारे में बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पासवर्ड मैनेजर है वो भी एक कंपनी है, ठीक है। अगर वो कंपनी जो है वो हैक हो गई तो मेरे सारे के सारे पासवर्ड जो है वो हैकर के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें अपने पासवर्ड बेशक लिख लें या फिर अपने ज़हन में कोई एक ऐसा पासवर्ड बना लें जो कि अनहैकेबल हो, ठीक है। मतलब कोई चीज अनहैकेबल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपका पासवर्ड 15 कैरेक्टर्स है, 12 कैरेक्टर्स का है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है तो हैकर जो है वो ट्राई भी नहीं करेगा, ठीक है। वो 1 दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा, उसके बाद जो है वो छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे पासवर्ड के उतना ज्यादा मुश्किल होगा उसे जो है हैक करना। ये कुछ एक्सटेंशंस हैं आप यूज कर सकते हो, ये नो स्क्रिप्ट, अनशॉर्टन लिंक और यू ब्लॉक ओरिजिन या एड ब्लॉकर आप कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि नो स्क्रिप्ट से तो बेहतर आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, लेकिन सिक्योर आप हो जाओगे। उसके बाद आता है मैनेज प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, ठीक है, मेरा कोई भी सोशल मीडिया नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपकी कोई प्रोफाइल यहाँ पर वहां पर, आई डोंट यूज सोशल मीडिया एट ऑल, ठीक है। इसलिए मैं वहां पर अभी जाके आपको नहीं बता सकता कि आपने क्या करना है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक पे अकाउंट है, आप अगर सेटिंग में जाते हो, आप अगर उसकी सेटिंग्स में जाते हो तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को थोड़ा टाइट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एवरीवन पे है, सॉरी मेरा ई बहुत स्लिप हो गया, अगर आपका एवरीवन पे है कि कोई भी देख सकता है मुझे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पर हूँ, क्या मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उसे कोशिश करें अपने फ्रेंड्स पे कर दें,
ठीक है, फ्रेंड्स पे कर दें। लेकिन अगर आपको अटेंशन की ज्यादा जरूरत है तो आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स इसका इस तरह का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसे कर सकते हैं एनेबल। ठीक है, मतलब आपके दोस्तों के दोस्तों को चीजें नजर आ जाएंगी। लेकिन अगर आपका बंदा कोई है जिसका कोई भी फ्रेंड आपके साथ म्यूचुअल नहीं है, ठीक है, मतलब किसी का दोस्त आपका दोस्त नहीं है, तो वो एवरीवन पे होगा, मतलब कोई भी देख सकता है। तो आप कोशिश करें फ्रेंड्स पे रखें, कोई भी ना देख सके, ठीक है, कि आप क्या क्या शेयर कर रहे हो, कोई भी आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी बर्थडे कब है, आप क्या कर रहे हो, ये हैकर्स यूज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को आपके खिलाफ, और आपको पता भी नहीं कितने लेवल तक वो जा सकते हैं। उसके बाद आता है लिमिट पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अभी मैंने आपको उसी के बारे में बताया कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन पर्सनल है वो सोशल मीडिया पे कोशिश करें ना शेयर करें। अगर आप, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। अगर आपका दिल है आप कुछ भी शेयर करें तो करें, नो इशू। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज हो सकती है। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। यू डोंट नो कि हैकर्स उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स को ट्रस्टेड सोर्सेज से डाउनलोड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए टीम व्यूवर, ठीक है, टीम व्यूवर के बारे में हमने पहले देखा है। अगर मुझे टीम व्यूवर चाहिए, ठीक है, मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ टीम व्यूवर को, ठीक है, वहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, वहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी आपने कहां से करना है, आपने जो टीम व्यूवर की ऑफिशियल वेबसाइट है टीम व्यूवर के नाम से, वहां से ही करना है, ठीक है। और भी वेबसाइट्स होंगी, सॉफ्ट, मुझे ये पता नहीं सही नाम है या नहीं, लेकिन इसी तरह के होते हैं, सॉफ्टपीडिया, सॉफ्ट मानिया वगैरह वगैरह, ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है, वो टीम व्यूवर को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि 100% सिक्योर हो चीज वो, ठीक है। कहते अक्सर लोग यही है कि ये फलानी वेबसाइट से 100% सिक्योर चीजें डाउनलोड होती हैं, फलानी से होती हैं, लेकिन 100% सिक्योर सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही चीजें होती हैं डाउनलोड। तो जो भी चीज डाउनलोड करें वो ऑफिशियल वेबसाइट से करें, उस कंपनी की वेबसाइट से करें जो वो टूल प्रोवाइड कर रही है, जो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आता है स्कैन अटैचमेंट्स एंड डाउनलोड फॉर वायरसेस। जब भी आप कोई डाउनलोड करें चीज को, जब भी आप कोई अटैचमेंट को डाउनलोड करें, ईमेल वगैरह की जो साथ अटैचमेंट्स होती हैं उन्हें डाउनलोड करें, तो हमेशा जो है वो स्कैन किया करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बिट डिफेंडर इंस्टॉल है, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इस पे, तो मेरे पास जो है वो बिट डिफेंडर से ऑप्शन, बिट डिफेंडर का ऑप्शन मौजूद है, स्कैन विद बिट डिफेंडर, ठीक है। मैं इसे स्कैन कर सकता हूँ और बेस्ड ऑन दैट मुझे बिट डिफेंडर जो मेरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टोटल सिक्योरिटी है वो बताएगा कि ये फाइल सेफ है या नहीं। तो हमेशा जो है, जो भी आप अटैचमेंट डाउनलोड करें, जो भी आप चीज डाउनलोड करें, उसे वायरस के लिए स्कैन लाजमी करें। उसके बाद स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लेते रहें, ठीक है, क्योंकि अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि डिजिटल वर्ल्ड के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। तो आप डिजिटल वर्ल्ड में अगर रहना चाहते हैं तो आपको ये भी चाहिए कि आप अपनी जो सिक्योरिटी है डिजिटल वर्ल्ड की, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर किया करें, देखा करें नया नया क्या हो रहा है, कौन से अटैक्स हो रहे हैं, कौन से नए तरीके आए हैं जिससे जो हैकर्स है वो फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगा, तो जब आप पे वो चीज आएगी, आप पे वो टाइम आएगा, तो आप पहले ही प्रिपेयर्ड होंगे, आपको पहले ही पता होगा कि मैंने कैसे इस चीज से बचना है। तो अपने आप को इन्फॉर्म रखें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से और बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करें, जैसे कि अभी आपको बताया है, इन प्रैक्टिसेस को यूज करें और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें ऑनलाइन वर्ल्ड में। अभी देखते हैं डिफेंस इन डेप्थ को। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका मतलब ही है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को कैसे, या कंपनी अपनी को कैसे डिफेंड कर सकते हो। इन डेप्थ मतलब आप मल्टीपल जो लेयर्स हैं सिक्योरिटी की वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डिफेंस इन डेप्थ में जो है वो मल्टीपल सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें ये होता है कि अगर एक चीज फेल हो गई है, ठीक है, तो दूसरी चीज वर्क करेगी। इसमें एडिशनल लेयर्स होती हैं डिफेंड करने की। ये ज्यादातर कंपनीज में यूज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है। ऑर्गेनाइजेशन को
डिफेंड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को डिफेंड करने के लिए। लेयर्स इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इसमें जो फर्स्ट लेयर हो सकती है वो हो सकती है फिजिकल कंट्रोल की। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल की इसमें फर्स्ट लेयर हो सकती है। इसमें पॉलिसीज जो कंपनी है वो क्रिएट कर सकती है कि कार्ड्स जो है हर एक बंदे के पास कार्ड्स होंगे बिल्डिंग में एंटर करने के लिए। ठीक है, या फिर स्कैनर्स होंगे फिंगरप्रिंट जो है रीड करने के लिए। इसमें ये होगा कि जो भी बंदा कंपनी के अंदर दाखिल होगा उसके पास कोई ना कोई कार्ड होगा या फिर उसके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल कंट्रोल्स की लेयर हो जाएगी। उसके बाद आता है नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, इस लेयर में ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर होगा, जो भी कंपनी होती है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर एंटर होने के लिए एम्प्लॉय जो होता है उसके पास कोई चीज होनी चाहिए जिसकी मदद से वो ऑथेंटिकेट कर सके कि राइट बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है, नेटवर्क के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर जो है वो नेटवर्क हो रहा है। उसके बाद जो लेयर आएगी वो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयज को ऑथराइज किया जाता है और जब वो ऑथराइज हो जाते हैं, ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, उनको एक अलग अलग पार्ट की जो है ना वो एक्सेस दी जाती है। फॉर एग्जांपल किसी का काम एक जगह पर है तो जरूरी नहीं उसको सारे सिस्टम की एक्सेस हो। दूसरा जो हिस्सा है सिस्टम का, इसके पास जो पहला बंदा है इसके पास दूसरे सिस्टम के एक्सेस होना जरूरी नहीं है, या दूसरे पार्ट ऑफ द नेटवर्क में एक्सेस होना इसका जरूरी नहीं है। इसका जो काम है इसे उसकी ही एक्सेस दी जाए। उसके बाद होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस जो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया है बिट डिफेंडर। बिट डिफेंडर के जो है वो डिफरेंट जो है वो वर्जन्स भी आते हैं। नॉर्मल यूज के लिए आप टोटल सिक्योरिटी यूज कर सकते हो। बिजनेसेस जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनके लिए उसके कस्टम पैकेजेस होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यूज एन एंटीवायरस जो कि आपके लिए मुफीद हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुफीद हो, ताकि आप मलिशियस सॉफ्टवेयर अटैक्स वगैरह से बच सको। उसके बाद होता है बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर एनालिसिस में ये होता है कि एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग यूज की जाती है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेक करने के लिए, और देखा जाता है कि कोई अगर गड़बड़ हो रही है तो कोई गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा, जैसे व्हाट्सएप में आप अगर बहुत ज्यादा मैसेजेस वगैरह सेंड करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका अकाउंट बैन हो जाता है परमानेंटली, टेम्परेरी। ठीक है, आपका अकाउंट बैन हो जाता है। वो इसलिए कि आपने पहले मैसेजेस सेंड नहीं किए होते, आप अचानक से जो है इतने ज्यादा मैसेजेस सेंड कर रहे होते हो। वो जो होता है एक किस्म का फ्लैग सा जो है वो बन जाता है कि भाई इस बंदे का जो बिहेवियर है वो सही नहीं लग रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आप एक अकाउंट में लॉग्ड इन हो, आप कभी कभी दूसरे सिस्टम से लॉग इन करते हो तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस क्या है वो आगे जाके देखा जाएगा। आईपी एड्रेस जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी इसमें आ जाता है कि आप वो जो सिस्टम होता है वो देखता है कि भाई इसने तो पहले यहाँ से लॉग इन किया था, अभी ये कहीं और से कर रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स जो है वो यूज किए जाते हैं एनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए और उन्हें रोकने के लिए। अभी ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट आपको मैं चीजें थोड़ी सी बता दूं। ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो आपने साइबर सिक्योरिटी में एक किस्म की याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट जो होता है वो कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, या कोई भी कंपोनेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर आपका भी, जो कि वैल्यूएबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई पिक्चर है वो आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल है, उसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो वो आपका एक एसेट है। और वो एसेट इसी वजह से है कि इसमें सेंसिटिव डाटा है या वैल्यूएबल डाटा है, जो कि आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है लेकिन है वो वैल्यूएबल। उसके बाद आता है हमारे पास थ्रेट। कि थ्रेट क्या होता है? थ्रेट जो है वो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है जो कि आपको बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकता है, या फिर आपके एसेट को, आपके डाटा को बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉस हो गया, ये थ्रेट है लॉस होने का। ये पिक्चर डिलीट होना जो है ये एक थ्रेट है। आपकी वेबसाइट है वो ऑफलाइन हो गई है, ये एक थ्रेट है। या फिर किसी अनऑथराइज्ड पार्टी ने आपकी कोई चीज एक्सेस कर ली है, वो एक थ्रेट है। उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी एक फ्लॉ हो सकता है, ये वीकनेस होती है। ठीक है, एक किस्म की जो है वल्नरेबिलिटी
वीकनेस होती है। इस वीकनेस की मदद से आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो वल्नरेबिलिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस होती है या फिर किसी सॉफ्टवेयर की भी वीकनेस होती है। उसके बाद रिस्क क्या होता है? रिस्क एक पोटेंशियल होता है डाटा का लॉस होने का, डैमेज होने का या हार्म होने का, मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डाटा लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है और हार्म हो सकता है। अभी बात करते हैं हम सरफेस वेब की। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, आप जो वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हो जैसे कि google.com है, जैसे कि facebook.com है, youtube.com है और instagram.com है। ये जो वेबसाइट्स हैं ये आप सिंपली गूगल पे जाके अगर सर्च करते हो FB, आप सिंपल गूगल पे FB भी सर्च करोगे तो आप जो है इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस वेब पे है। लेकिन इस वेब के नीचे भी एक वेब है, उसे बोला जाता है डीप वेब। डीप वेब में भी देखें क्या क्या होता है। डीप वेब में मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल है उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं या फिर इन जनरल इंटरनेट पे मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, किस बंदे को क्या बीमारी है, ठीक है, किसका क्या हुआ है, ठीक है, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो डीप वेब पे मौजूद होते हैं। आप सिंपली ये नहीं सर्च कर सकते कि हसन का मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, हसन ने जो है वो किस किस हॉस्पिटल में गया है, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स हुए, कौन कौन सी सर्जरीज हुई हैं। आप सिंपली इसे गूगल पे सर्च नहीं कर सकते। इस पे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस पे प्राइवेट फॉर्म्स होते हैं, इस पे रिसर्च पेपर्स होते हैं। ठीक है, मतलब वो कंटेंट जो कि इंडेक्स नहीं होता। आप ये जो तीनों चीजें हैं ये सिंपली गूगल पे सर्च करके इन तक नहीं जा सकते। तो ये डीप वेब होता है। लेकिन डीप वेब सबसे नीचे नहीं होता, इससे नीचे भी कुछ होता है और वो होता है डार्क वेब। डार्क वेब पे टोटली प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इस पे प्राइवेट कम्युनिकेशन फॉर्म्स होते हैं, इस पे इलीगल ट्रेड्स होती हैं, इस पे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, इस पे जो है वो ड्रग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लोग ड्रग्स बाय करते हैं, इससे ड्रग्स सेल करते हैं इस पे, और जितने भी इलीगल काम होते हैं वो इसी पर होते हैं। ये एक वेबसाइट है टॉरफ्लो के नाम से। अगर आप सिंपली गूगल पे टॉरफ्लो सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। इस पे ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से टॉर की ट्रैफिक आ रही है, डार्क वेब की ट्रैफिक जो है वो कहाँ पर ज्यादा है। और आप अगर देखें तो यूरोप में जो है वो सबसे ज्यादा टॉर की ट्रैफिक है, डार्क वेब की ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद बात करते हैं स्टेजेस ऑफ हैकिंग की, कि हैकिंग की कितनी स्टेजेस होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। जो भी आप काम करते हो हर एक काम की एक ना एक स्टेज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने खाना बनाना है तो पहले भाई आपको सब्जी लानी पड़ेगी, सब्जी लाने के बाद धोनी पड़ेगी, फिर उसके बाद भाई आपको काटनी पड़ेगी। मतलब स्टेजेस होती हैं हर एक काम की। इसी तरह हैकिंग की भी स्टेजेस होती हैं। हैकिंग ये नहीं है कि आप सिंपली जो है वो कुछ भी कर सकते हो, आपको स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं इसकी। तो इसकी स्टेजेस को देखते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इसकी। रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और कवरिंग ट्रैक्स। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर डिटेल में भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो रिकॉनेसेंस में सिंपली जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज वगैरह हैं इसके, ठीक है, कहाँ पर है वगैरह वगैरह, क्या इसका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग, ये थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की हो जाती है। ठीक है, कि इसके जो सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है, उस पे कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो फेसबुक है, facebook.com है, उसकी सिंपल इंफॉर्मेशन ये है कि अच्छा यार ये facebook.com है, इसमें कुछ ना कुछ सर्विसेज रन हो रही हैं बैकएंड पे। सामने तो आपकी प्रोफाइल आ रही है ना, ठीक है, सामने आपके प्रोफाइल्स वगैरह नजर आ रही हैं, लेकिन बैक एंड पे कोई और काम चल रहा है। ठीक है, सर्विसेज वगैरह रन हो रही हैं। स्कैनिंग में ये होता है कि हैकर देखता है कौन कौन सी सर्विसेज इसमें चल रही हैं, कौन सी सर्विस वीक है, ठीक, वीक वगैरह है। ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन इसे स्कैनिंग से मिलती है ये गेन एक्सेस करता है इस वेबसाइट की। ठीक है, और इस वेबसाइट को जो है ये हैक करता है। हैक जो गेनिंग एक्सेस है वो स्कैनिंग पे बेस्ड होती है। मतलब पहले उसने स्कैन करना है वेबसाइट को, क्या क्या चल रहा है, कौन सी चीज वीक है, उसके बाद जाके गेन एक्सेस करेगा। जब इसने एक्सेस गेन कर ली है उसके बाद इसकी कोशिश होगी कि एक्सेस को मेंटेन रखे,
ये नहीं कि इसने एक दफा हैक कर लिया है और उसका सिस्टम बंद होने के बाद ये जो है एक्सेस इसकी रिवोक हो जाएगी। ये कोशिश करेगा एक्सेस को मेंटेन करने की, कोई बैकडोर वगैरह क्रिएट कर देगा। लास्ट स्टेज जो इसकी होगी कवरिंग ट्रैक्स की, कि जो भी इसने हैक किया है वो चीजें लॉग वगैरह डिलीट कर देगा, क्योंकि जो भी हो रहा होता है कहीं पर भी, आपके सिस्टम में भी, वेबसाइट पर भी, उसकी एक लॉग बन जाती है कि क्या क्या हुआ है, कब हुआ है। कवरिंग ट्रैक्स में ये वो सारे लॉग्स वगैरह डिलीट कर देता है, कोई भी ट्रैक पीछे नहीं छोड़ता। अभी डिटेल में से देखते हैं। तो रिकॉनेसेंस क्या होता है? रिकॉनेसेंस जो होता है वो इनिशियल फेज होती है, ठीक है, फर्स्ट फेज होती है, जिसमें हैकर इंफॉर्मेशन गैदर करता है सिस्टम के बारे में या नेटवर्क के बारे में जो इसका टारगेट होता है। ये इन्वॉल्व करता है पैसिव टेक्निक्स को। पैसिव का आपको मैंने बताया है, आपको याद होगा, जिसमें ये कोई भी चेंजिंग नहीं करता, ठीक है। ये स्कैन करता है वेबसाइट्स को, ठीक है। स्कैनिंग की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कोई रिकॉनेसेंस में भी आती है और कोई एक्चुअल स्कैनिंग में भी आती है, जो कि एक्टिव अटैक में गिना जाता है। लेकिन रिकॉनेसेंस में पैसिव ही होता है, ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहा होता। ये वेबसाइट्स को स्कैन करता है, सोशल मीडिया वगैरह देखता है, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स देखता है अपने टारगेट के बारे में, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, जो कि यूजफुल हो सकती है अटैक के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? जैसे आपको बताया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पैसिवली, ठीक है, एक्टिवली नहीं, पैसिवली, टारगेट सिस्टम के बारे में और नेटवर्क के बारे में। मेथड इसके क्या होते हैं? ये ओसेंट यूज करता है। ओसेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, मतलब कि पब्लिक रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करता है, सोशल मीडिया चेक करता है, वेबसाइट्स वगैरह चेक करता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। इंफॉर्मेशन जो इसमें गैदर होती है वो ये होती है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सिस्टम कौन सा चला रहे हैं, कौन सी विंडोज इनके सिस्टम में है, वगैरह वगैरह, ठीक है। एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह, ठीक है, कौन कौन इसमें काम कर रहा है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। और पोटेंशियल वनरेबिलिटीज, जो कि पोटेंशियल मतलब कि एग्जैक्टली नहीं कि सिस्टम के अंदर अच्छा ये वीकनेस है, मतलब क्या क्या ये सोचता है कि वीक साबित हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो है स्कैनिंग की। स्कैनिंग में ये जो होता है, हैकर एक्टिवली टारगेट को स्कैन करता है, उसके सिस्टम को, सॉरी नेटवर्क को और सिस्टम को वनरेबिलिटीज को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है, वनरेबिलिटीज को, वीकनेसेस को डिस्कवर करने के लिए। ये स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज करता है ओपन पोर्ट्स को चेक करने के लिए, ठीक है। हर सिस्टम के अंदर जो है वो कोई ना कोई पोर्ट होती है, ठीक है, मतलब अलग अलग रास्ते होते हैं सिस्टम के अंदर जाने के लिए। ये नेटवर्किंग में पोर्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए सर्विसेज को ये देखता है कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये मतलब फॉर एग्जांपल जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी कोई ना कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आपकी जो मोबाइल में कैमरा की एप्लीकेशन है, फोटोज लेने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी तरह सिस्टम के अंदर भी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। ये चेक करता है कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है और डिफरेंट पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है, और सिस्टम के अंदर ये वीकनेस फाइंड करने की कोशिश करता है। आई होप कि आपको ये पोर्ट सर्विसेज वगैरह का पता होगा, लेकिन अगर आपको इन चीजों का नहीं पता, टेंशन मत लें, ये नेटवर्किंग में डिस्कवर किया जाएगा। नेटवर्किंग में डिटेल से इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको नॉलेज फिर भी थोड़ा दे देता हूं कि पोर्ट्स मतलब के सिस्टम के अंदर, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, उसके मल्टीपल एंट्री वेज हैं, ठीक है। ये खिड़कियां हैं, दरवाजा है, साइड वाला दरवाजा है, छत वाला दरवाजा है, तो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं एक किस्म की, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स हैं। एक कमरे में जो है वो आपकी कुछ चीजें पड़ी हुई, कुछ काम हो रहा है, एक कमरे में कुछ काम हो रहा है, तो वो सर्विसेज टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये स्कैनिंग में आइडेंटिफाई करता है कौन कौन सी पोर्ट पे कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? चेक करना कि एक्टिवली चेक करना कि टारगेट सिस्टम पे जो है वो कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स मौजूद हो सकते हैं, स्कैन करके कौन कौन सी वीकनेसेस हो सकती हैं। टूल्स जो है ये यूज करते हैं, वो नेटवर्क स्कैनर्स यूज करते हैं और पोर्ट स्कैनर्स यूज करते हैं, जैसे कि Nmap वगैरह हो गया। Nmap एक टूल है जो कि पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए यूज होता है। इस टूल को भी हम एडवांस लेक्चर्स में वो डिस्कवर करेंगे, एडवांस ट्रेनिंग्स में डिस्कवर करेंगे। इसमें जो हैकर होता है वो एक मैप बना लेता है टारगेट नेटवर्क का, ठीक है। इसके पास इसका मैप आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये रन हो रहा है, यहाँ पर ये रन हो रहा है, यहाँ पर ये रन हो रहा है, ये जो है ये स्ट्रांग है, ये चीज जो है ये वीक है, इससे मैं इसके अंदर एंटर हो सकता हूँ, ये चीज जो है ये नॉर्मल है, हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। तो वो कंप्लीट एक किस्म का मैप बना लेता है ये स्कैनिंग के जो है स्कैनिंग के फेज में, स्कैनिंग की स्टेज में। उसके बाद आती है स्टेज गेनिंग एक्सेस की।
इसमें इसको वल्नरेबिलिटीज का पता लग गया होता है कि ये वीकनेस जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है, इसने आइडेंटिफाई कर लिया होता है। अभी हैकर जो होता है वो अटेम्प्ट करता है सिस्टम के अंदर दाखिल होने की अनऑथराइज्ड वे में, ठीक है। ये एक्सप्लॉइट करता है सिस्टम को और कोशिश करता है कि सिस्टम के अंदर ये दाखिल हो जाए। इसमें ये मालवेयर को भी डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है, या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उस पे सोशल इंजीनियरिंग के टैक्टिक्स यूज करके भी जो है सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसका फोन जो है वो कनेक्टेड है वाईफाई से, जो बैंक की वाईफाई है उसके साथ फोन कनेक्टेड है, तो सोशल इंजीनियरिंग करके झांसे में ला के इसने उस एम्प्लॉय के फोन को हैक कर लिया है। अभी वो कनेक्ट हुआ है वाईफाई के साथ, तो इस हैक्ड फोन की मदद से वो उसके अंदर जो है वो दाखिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव ये होती है कि आइडेंटिफाइड जो वल्नरेबिलिटीज उसे मिली होती है उन्हें वो एक्सप्लॉइट करे एक्सेस को गेन करने के लिए, ठीक है। टेक्निक से यूज करता है, वो सॉफ्टवेयर फ्लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर में मसला हो सकता है, या फिर मालवेयर भी वो एक्सिक्यूट कर सकता है, या फिर वो फिशिंग भी कर सकता है, या फिर वो सिस्टम के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता है। जैसे हमने डिक्शनरी अटैक्स पढ़े हैं पीछे, ब्रूट फोर्स में वो सारे के सारे पासवर्ड जो भी उसके पास होते हैं वो ट्राई करता है उन पासवर्ड्स को लगाने की उस वेबसाइट पे। गोल इसका जो होता है वो ये होता है सिक्योरिटी को बाईपास करना। इस गेनिंग एक्सेस के स्टेज में इसका यही गोल होता है सिस्टम के अंदर दाखिल होना, किसी तरह कोई एंट्री पॉइंट इसे मिले और इस सिस्टम के अंदर दाखिल हो बेस्ड ऑन स्कैनिंग की स्टेज में जो भी इसने सीखा होता है। उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस। अभी वो सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका है, सक्सेसफुली उसने इस सिस्टम को हैक कर लिया है, उसने जो है वो एंटर हो चुका है। अभी हैकर जो है वो कंटिन्यूड एक्सेस चाहता है, वो चाहता है कि अगर वो कल भी आए तो फिर भी वो सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सके, ठीक है, वो सिस्टम को एक्सेस कर सके। और वो बैकडोर्स बनाता है, वो सिस्टम के अंदर ही कोई ऐसी चीज छोड़ देता है, वो कभी भी उसकी मदद से सिस्टम के अंदर आ सकता है और अपना कंट्रोल जो है वो रिटेन कर सकता है। इसमें ये होता है ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूड एक्सेस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम की जो पहले ही हैक हुआ हो। इस स्टेज में हैक नहीं सिस्टम करता, इस स्टेज में सिस्टम हैक हो चुका होता है। इसमें बस ये होता है कि उसने कोई चीज इंस्टॉल ऐसी करनी होती है सिस्टम के अंदर या कोई एंट्री वे रखना होता है वो कभी भी आ सके, क्योंकि पहले उसे आने के लिए जो है वो 4 स्टेजेस लगी, ठीक है, सॉरी 3 लगी। पहली रिकॉनेसेंस की, दूसरी स्कैनिंग की और तीसरी गेनिंग एक्सेस की। अभी मेंटेनिंग एक्सेस की स्टेज में जब वो बैकडोर इंस्टॉल कर देगा वो डायरेक्टली इस स्टेज की मदद से जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाया करेगा, उसे ये पहले 3 स्टेजेस की जरूरत नहीं होगी। एक्शंस यहाँ ये होता है कि बैकडोर्स को एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है, और प्रिविलेजेस को एलिवेट किया जाए, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर डिफरेंट यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, एक एडमिन है और उसके बाद जो भी, ठीक है। अगर इसने एक्सेस ली है सिर्फ यूजर की तो यूजर सब कुछ नहीं कर सकता जो कि एक एडमिन कर सकता है। तो इसमें ये प्रिविलेजेस को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा कि ये देखेगा कि यूजर से मैं एडमिन पे कहीं पर चला जाऊं किसी तरीके से। उसके बाद ये सिस्टम को एक्सप्लोर करता है, ठीक है, देखता है ये क्या क्या उसके अंदर से ले भी सकता है, ठीक है, क्या क्या अगर ये डिलीट करना चाहता है सब कुछ क्या क्या डिलीट कर सकता है ये, और अपनी एक्सेस को वाइडन कर सकता है, मल्टीपल यूजर्स तक ये जा सकता है, ठीक है, मल्टीपल यूजर की एक्सेस ये चाहता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में अगर एक बंदा है उसके पास एक चीज की एक्सेस है, ठीक है, उसके पास अकाउंट्स की एक्सेस है, दूसरा बंदा है उसके पास दूसरी एक्सेस है, तो ये कोशिश करेगा कि मेरे पास सबकी एक्सेस मौजूद हो, तो इसमें ये वाइडन करता है अपनी एक्सेस को। उसके बाद आता है कवरिंग ट्रैक्स। कवरिंग ट्रैक्स में ये होता है कि ये डिटेक्शन को इवेड करने की कोशिश करता है। ये नहीं चाहता कि जिस कंपनी को इसने हैक किया है उसको पता लगे कि वो कंपनी हैक हुई है, क्योंकि अगर उसे पता लगेगा हैक हुई है तो वो आगे एक्शंस लेंगे। ये लॉग्स को डिलीट करता है, रिकॉर्ड्स को जो है वो अल्टर करता है, और जो भी एविडेंस होता है पीछे, ये जो इसे लगता है पीछे नहीं छूटना चाहिए उसे इरेज कर देता है। क्योंकि कुछ कंपनीज जो हैं वो हैक हो गई होती हैं और उन्हें महीनों के बाद पता लगता है वो हैक हुई हैं। वो इसी वजह से कि हैकर जो है वो अपने ट्रैक्स कवर कर देता है। इसमें ऑब्जेक्टिव होता है डिटेक्शन को अवॉइड करना, अपने ट्रेसेस को अल्टर या रिमूव करना। एक्शन जिसमें ये होते हैं लॉग को डिलीट करना, टाइम स्टैम्प्स को डिलीट करना और सिस्टम की फाइल्स को मॉडिफाई करना और अपने रिकॉर्ड्स डिलीट करना जो हैकर होता है इस तरह करता है। गोल इसका ये होता है हैकर का कि डिफिकल्ट हो आइडेंटिफाई करना कि वो कंपनी हैक हो चुकी है, कंपनी को ना पता लगे कि वो हैक हो चुकी है।
ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी इसलिए भी यूज नहीं होंगी कि आपने जाके किसी कंपनी को हैक करना है। जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनको कंपनीज खुद हायर करती हैं, उन्हें कंपनीज खुद हायर करती हैं कि भाई ये हमारी कंपनी है, इसे आप किसी भी तरीके से हैक करके देखो। तो ये जो चीजें होती हैं आपको ट्राई करनी होती हैं उस कंपनी पे, आपको वो पे करेंगे और एवरीथिंग लीगल होगी, ये कुछ भी इलीगल नहीं होगा। मे बी आपको ये बातों से थोड़ा लगा हो कि भाई हम कुछ इलीगल करने जा रहे हैं, हम कुछ भी इलीगल नहीं करने जा रहे हैं, सब कुछ परमिशंस के साथ होगा और सब कुछ लीगल होगा। एथिकल हैकर्स का काम ही ये होता है। Thanks for watching. Like and subscribe.